देखिए हम लोग 2018 वाला सम्स कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लास्ट डिस्कस किए थे लास्ट डिस्कशन में, समझे? जो लोग नहीं आए थे, तुम नहीं आए थे राहुल ने, तो वो डिस्कशन देख लेना, समझे? समझ में आ जाएगा अगर फोकस करके देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने उसमें डिस्कस किया था और बोला था करने के लिए इन लोगों को। तो अभी 3 नंबर जैसे मान लीजिए बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा, कुछ लोग तो देखे भी नहीं होंगे, सीरियस बात ये है। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आपको बता देता हूँ। उसमें थोड़ा सा कुछ लोगों का एक कंफ्यूजन भी आया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन मिला है ना, सामने है ना, निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 सम से एक बार पढ़ के देख लेते हैं। देखिए आइए बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन कर रहा है, ए कंपनी एस्टिमेटेड इट कॉस्ट एज बिलो। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 14,000 का, डायरेक्ट वेजेस दिया है 10,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, दिख रहा है? इसके बाद बोला एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड एक्सक्लूडिंग कमीशन 20% ऑन वर्क कॉस्ट। और आगे मेंशन किया है इफ सेल्स कमीशन इज 5% ऑन सेल्स, द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 25% ऑन टोटल कॉस्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। समझ रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ के समझ आया किस चैप्टर का है? इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग जनरली कॉस्ट शीट में करते हैं, समझे? तो एक एक आइटम करके ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस तो निकल ही जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, एक चीज का बस थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया है जिसमें तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कौन सा वाला पॉइंट? जहां पर बोला है सेलिंग कमीशन इज 5% ऑन सेल एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 25% ऑन टोटल कॉस्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। फोन वगैरह साइलेंट कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, ये 2018 का पेपर है, ऑनर्स का। CU BCom लिख देते हैं क्योंकि कुछ लोग दूसरे यूनिवर्सिटी वाले भी देखते होंगे कहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ग्रुप ए का। क्या निकालने के लिए बोला हम लोगों को? कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस। पार्टिकुलर्स और एक ही अमाउंट का कॉलम करते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स है नहीं। अच्छा, जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया है उसमें देखोगे नीचे सॉल्यूशन भी है, तो बहुत लोग सॉल्यूशन देख के बना भी सकते हैं, ट्राई भी किया था कुछ लोगों ने। लेकिन उसके सॉल्यूशन में ना जो सेल कमीशन है वो तो दिया नहीं है, वो तो बोला है 5% ऑन सेल। तो वो निकालने के लिए जो तरीका लिया है ना, वो सम्स वाला, मतलब जो सॉल्यूशन आपको दिखेगा वहां पे नीचे, वो लोग एक्स मानकर कैलकुलेशन किया। बात समझे? तो होता क्या है ना जनरली कि जैसे ही एक्स वगैरह आ जाता है ना हमारे कैलकुलेशन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि अब ये मैथमेटिकल प्रोसेस शुरू हो गया। और मैथ्स का नाम सुनते ही बहुत लोगों को एकदम कांपना शुरू कर देते हैं लोग, समझ लो, घबराहट आया, मैथ का चीज आ गया, अब समझ में नहीं आएगा। तो मैंने तो आप लोगों को बताया है कि हम लोगों को अकाउंट्स में, कॉस्ट में अगर कोई चीज मिसिंग हो, जरूरी नहीं कि हम लोग उसको एक्स मान के करें। जिनको समझ आती है अच्छी बात है, आप कर लीजिए, मैथ आपका स्ट्रांग है, आपको उससे फील जो है बुरा नहीं आता है, आप कर लीजिए एक्स मान के। लेकिन जिन लोगों को जैसे ऐसा लगता है कि ये चीज मिसिंग दे दिया, आप कैसे होगा, और सम्स में जो मेरे पास है उसमें ये क्या है, एक्स मान के कर दिया, तो आप छोड़िए उसको। आपको कोई चीज मिसिंग लगता है तो हमने कई बार कई सम्स में बताया कि जो भी फिगर पता ना हो उसको आप 100 मान लीजिए। 100 मानने से हमारा कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड में चला जाता है। बात समझे? और फिर चीज जो है ना उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार।
5 मिनट समय दो, पूरा कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप लोग लिखिए, समझे। और सम्स थोड़ा सा देखकर हमें बताइएगा, जिससे हमको बार बार इधर घूम के देखना ना पड़े। सबसे पहला आइटम क्या दिया है? डायरेक्ट मटेरियल ना। सबसे पहला आइटम क्या दिया है? डायरेक्ट मटेरियल दिया है ना। और ऐसे भी तुम कॉस्ट शीट स्टार्ट करते हो तो मटेरियल प्राइस से ही तो स्टार्ट करते हो ना। डायरेक्ट मटेरियल इसमें दिया है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, तो उसके लिए तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न, एबनॉर्मल लॉस, ये सब रहता है, तब कंज्यूम निकालते हैं। जब डायरेक्ट मटेरियल दिया है, इसका मतलब ये आपका मटेरियल कंज्यूम दिया है, 14,000 दिया ना। इसमें ऐड करते हैं हम लोग डायरेक्ट वेजेस, दिया है डायरेक्ट वेजेस, कितना दिया है? 10,000। ऐड करके आ जाएगा 24,000। डायरेक्ट एक्सपेंस भी है कुछ, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है ना, वो रहता तो वो भी ऐड होगा। या डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग चार्जेबल एक्सपेंस भी बोलते हैं। आपको सारा नाम भी पता होना चाहिए, अगर नाम बदल दिया वहां कंफ्यूज हो गए, ऐसा होना नहीं चाहिए, समझे। इसको जो ऐड करके मिलता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्राइम कॉस्ट। ठीक, इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। अब सम्स में देखो फैक्ट्री ओवरहेड दिया ना, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस दिखा, ऐड कर देते हैं इसमें हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। और वो बोला है कितना? डायरेक्ट वेजेज है 10,000, इसका कितना परसेंट होगा? 60%। तो 10,000 का 60% आ जाएगा कितना? 6,000। ये ऐड कर देंगे, 30,000 आ गया। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? वर्क। इसमें ऐड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सम्स में देखो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड एक्सक्लूडिंग कमीशन दिया 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, दिया ना। एडमिनिस्ट्रेशन मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं भाई, एंड सेलिंग ओवरहेड एक्सक्लूडिंग कमीशन। कितना बोला है? 20% वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट है आपका 30,000 है ना, इसका आप 20% ले लो, कितना आ जाएगा? 6,000। ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 36,000। ठीक है, इसको हम लोग टोटल कॉस्ट नहीं बोलेंगे, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो इसको, समझ रहे हैं। जब सेलिंग कमीशन जो कि अभी इसमें एक्सक्लूड है वो ऐड होगा तब मेरा आएगा टोटल कॉस्ट। और सम्स में सेलिंग कमीशन दिया कितना है? नीचे बोला है देखो लाइन में, इफ सेल कमीशन इज 5% ऑन सेल, मिला, एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 25% ऑन टोटल कॉस्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए इसको तो हम लोग टोटल कॉस्ट नाम नहीं देंगे, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड होगा सेलिंग कमीशन, सेल्स वाला खर्च, जो कि दिया है 5% ऑफ सेल्स। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ देखो फैक्ट्री ओवरहेड बोला था 60% लेना वेजेज का, वेजेज आपको पता था तो आप 60% ले लिए, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला है वर्क कॉस्ट का 20%, तो वर्क कॉस्ट आपको पता था, उसका 20% ले लिए, प्रॉब्लम हुआ नहीं। प्रॉब्लम कब होता है? जब फिगर हमको पता ना हो। जैसे सेलिंग कमीशन वो बोला है आपको लेना है 5% ऑन सेल, और सेल का फिगर हमको पता नहीं है, समझे। अब एक लाइन और आगे दिखाते हैं, इसको छोड़ दो अभी, सेलिंग कमीशन पता नहीं है, नहीं लिख रहे हैं। देखना ये सेलिंग कमीशन लिखने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक, इस टोटल कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। और प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? सेल। ठीक,
अब सेल पता होता तो कमीशन इजीली मिल जाता, 5%। सेल पता नहीं है। अच्छा, सम्स में एक और इंफॉर्मेशन दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है। 25% on cost। यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है आप लोगों को। प्रॉफिट इक्वल्स टू बोला है 25% ऑन टोटल कॉस्ट, बोला है ना। ये लाइन दिख रहा है, इस सम्स में बोला है लास्ट टाइम में, मिला ना। ठीक। अच्छा, आप लोग एक डायरेक्ट रूल जानते हो, बहुत बार डिस्कस किए हम लोग, कि 25% ऑन कॉस्ट अगर दिया रहता है प्रॉफिट, तो 20% ऑन सेल लिया जाता है। ऐसा रूल डिस्कस किया ना हम लोग बहुत बार, कि 50% ऑन कॉस्ट है तो 33 and 1/3% ऑन सेल होगा। 33 and 1/3% ऑन सेल है तो 25% ऑन 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट है तो 25% ऑन सेल होगा। 25% ऑन कॉस्ट है तो 20% ऑन सेल होगा प्रॉफिट। ये एक डायरेक्ट रूल है, कई बार डिस्कस किए हैं, आप लोग के पास लिखा भी होगा, देखिएगा एक बार, समझे। 25% ऑन कॉस्ट जब प्रॉफिट बोलता है तो हम लोग इसको 20% ऑन सेल भी ले सकते हैं। 20% ऑन सेल, दोनों फिगर सेम होता है, समझे, एक डायरेक्ट रूल है। अब इसके डीप में नहीं जाएंगे, बस आप रिमाइंडर एक ले लीजिए कि 25% ऑन कॉस्ट दिया रहता है तो हम लोग 20% ऑन सेल भी ले सकते हैं। क्लियर है। अब सेल तो हमको पता नहीं है, अब मानना शुरू करते हैं। जो चीज पता नहीं है उसको हम लोग 100 मान लेंगे। अब सोचो, ये माना हुआ चीज चल रहा है, चेंज कर देते हैं थोड़ा ही। सेल को हम लोग मान लेते हैं 100, तो प्रॉफिट कितना होगा इस रूल के हिसाब से 20%, तो प्रॉफिट होगा मेरा 20%। तो कॉस्ट कितना आएगा 80, है ना। सेल में से प्रॉफिट कटता है तब ना कॉस्ट बचता है। आप बैक जाओगे तो ये 100 में से 20 कटेगा, तब बचेगा टोटल कॉस्ट कितना 80। ये सब माना हुआ चीज चल रहा है दिमाग में। सेलिंग कमीशन कितना बोला था, सेल का 5%। सेल को 100 माने हैं तो सेलिंग कमीशन कितना हो जाएगा 5। ठीक। अब देखिए, आप बैक जाओगे तो जो जो चीज ऐड होते हुए आया वो सब तो माइनस होते हुए जाएगा ना। 80 में और 5 कट जाएगा कमीशन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बचेगा 75। समझ रहे मेरी बात। जैसे हम लोग किसी भी चीज को 100 मान लेते हैं ना, उसके बाद उसके ऊपर जितना परसेंटेज जो चीज बोला है उसको उतना सोच लो। अब एटलीस्ट प्लस माइनस वाला थॉट आपका क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है तो सेल आता है, और सेल में प्रॉफिट माइनस होता है तो कॉस्ट आता है। बात समझे। ऊपर से किसी आइटम को लेकर चलते हैं तो ऐड होते हुए आता है, बैक जाएंगे तो माइनस होते हुए जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट कम से कम आपका क्लियर होना चाहिए। बात समझे, तो आपको चीजें इजी लगेगी। अब ये हम लोग सब मान रहे हैं दिमाग में, इधर हमको इधर का कुछ भी पता नहीं है, सब खाली है, दिख रहा है। लेकिन एक फिगर तो पता है ना हमको, ये वाला, इसका तो रियल फिगर पता है 36,000 दिख रहा है। अब हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे कि दिस 36,000 इज फॉर 75, तो ये डिवाइड होगा 75 से, और हमको चाहिए कमीशन कितना 5 इंटू कर देंगे 5। देखा, कमीशन का वैल्यू निकल जाएगा। कितना आ रहा है 2400 आ रहा है। 2400 ऐड कर दो इसमें, तो टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा 38,400। ठीक है। और हम लोग इसके हिसाब से ही, देखिए ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, जितने का वैल्यू तुमको पता हो उससे डिवाइड करो, और जितने का वैल्यू तुमको चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, तुमको सारा फिगर मिलता चला जाएगा। जैसे अभी प्रॉफिट हमको नहीं पता, इधर माना हुआ चीज तो मेरा सब लिखा हुआ है ना, देखिए प्रॉफिट भी हम इसी में निकालेंगे। जैसे ये 36,000 डिवाइडेड बाई 75 का वैल्यू है, तो इसको डिवाइड करेंगे 75 से, और मल्टीप्लाई करेंगे, हमको कितने का वैल्यू चाहिए 20 का, तो इंटू करेंगे 20 से। 9600 बता रही है ये, 9,600।
9600 और अब इसमें ऐड कर दो, आपको सेल मिल जाएगा 48,000, है ना। अच्छा ये देखो ऐड करके मिला। एक लाइन और देख लेना, अभी जल्दीबाजी मत करना। अगर हम इसी तरीके से निकाले सेल का वैल्यू तो देखना कितना आता है। जैसे ये 36,075 का वैल्यू है, 36,075 का वैल्यू है ना। और हमको चाहिए सेल, तो हमने 100 माना था, 100 का वैल्यू निकाल लेंगे इंटू 100, कितना है 48,000। देखा, अगर हम चाहते तो शुरू में ही, जैसे ये तो लेकर चल दिए, ये 75 मिल गया ना, तो हम शुरू में ही क्या करते हैं, सेल डायरेक्ट लिख देते हैं कि 36,000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 करते हैं और डायरेक्ट सेल लिख देते हैं। और सेल पता होने के बाद उसका 5% कमीशन में ले लेते हैं और 20% प्रॉफिट में ले लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब अगर आपको वो एक्स मान की कैलकुलेशन लगता है सही, बेटर है आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं तो आपको कभी भी कोई भी फिगर में मिसिंग लगे, आप पहले उसको एक बार 100 मान के आगे पीछे सोचो। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि एटलीस्ट आपका प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई ऊपर से आ रहे हैं तो ऐड करके, नीचे से जाएंगे तो लेस करके, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझे? अब अगर इतना बेसिक चीज अगर किसी को पता नहीं रहेगा तो फिर उसके लिए डाउट, समझ रहे हैं? अच्छा ये क्वेश्चन के बाद तुम लोग थोड़ा सा आगे का पेपर देख लो, उसके बाद लिखना। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद तुम देखोगे 3 में ही और करके एक थ्योरी का क्वेश्चन ऐड कर दिया। भाई एग्जाम के समय में थ्योरी वगैरह भी देख के जाना चाहिए, बात समझे, थोड़ा सेफ्टी रहता है। थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह लिखने से पास होने का चांसेस बना रहता है। अब और में है तो हमको एक ही करना है, या तो सम्स करें या थ्योरी। लेकिन मान लीजिए कभी कभी कि कोई ऐसा अननोन टाइप का सम्स मिल गया, अब जितना भी प्रैक्टिस कर लो और जितना भी कुछ करो, पेपर में कुछ ना कुछ तो रहता है ऐसा जो लगता है कि हाँ ये अननोन है, ये सम्स ज्यादा टफ लग रहा है, ऐसा मेरे नजर में नहीं आया है। बात समझ रहे हैं? तो उस समय क्या होता है, जो थोड़ी बहुत थ्योरी पड़ी रहती है वो हम लोग अपना वहां पर कॉन्सेप्ट दे पाते हैं। और ये माइंड में नहीं रखोगे दिमाग में कि थ्योरी में नंबर नहीं मिलता। सम्स पूरा गलत कर दोगे तो कौन सा नंबर मिल जाएगा? नहीं, बताइए। किसी किसी स्टूडेंट को बोलेंगे वो तुरंत रिप्लाई देगा, जैसे बोलेंगे थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेना, तुरंत रिप्लाई आता है थ्योरी में तो नंबर नहीं मिलता। भाई थ्योरी में नंबर नहीं मिलता तो तुम सम्स गलत कर दोगे तो उसमें तुमको कौन सा नंबर मिल जाएगा? थ्योरी अगर 6 नंबर का तुम लिख रहे हो और तुम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिख रहे हो, जैसे पूरी चीजें तुम्हारी सही नहीं है लेकिन मैटर से रिलेटेड है, तो कम से कम 6 में 2-3 नंबर तो मिल रहा है। और सम्स अगर तुम पूरा गलत कर रहे हो, बिना कॉन्सेप्ट का कर रहे हो, तो तुम मिल नहीं रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं मिलने से अच्छा है क्या है, कुछ मिले। जिसका 28 नंबर आकर सप्ली लगने वाला है, 2 नंबर थ्योरी जोड़ के हो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बात समझे? ऐसा मेरा हाथ चला गया, मैंने तुम्हें नहीं सुना, मेरे को बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, ऐसे गलती से चला गया। मैं एक बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात, समझ रहे हैं? इसलिए क्या है ना, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ के जानी चाहिए। एक आध क्वेश्चन अटेंड कर दिए 5-10 नंबर का तो कुछ मिल गया, उसमें पासिंग मार्क्स बन गया। बात समझे? और जहां पर कंपलसरी दे देगा, जैसे ऐसा हमको लग रहा है कि इस बार पेपर में पहला क्वेश्चन थ्योरी रहेगा और वो कंपलसरी रहेगा, तो जो लोग टोटली नेग्लेक्ट करके जाएंगे उनका 5-10 नंबर का छूटने का चांस रहेगा पेपर। समझे? ओके। उसके साथ थोड़ा बहुत हिंट भी। अच्छा, और करके क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये कोई बहुत टफ नहीं है, तुम सम्स किए हो, तुमको चैप्टर जब डिस्कस किया गया था तुमको इन सब चीजों की मीनिंग बताई गई थी, समझ रहे हैं? एक बार रीड कर लोगे तो भी दिमाग में थोड़ा बहुत रहेगा। व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड? स्टेट द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्ट्स। समझ रहे हैं? अब ये क्या है, थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़ोगे, डिस्कशन में अगर थे, फॉर्मेट वगैरह याद है तो दिमाग में जल्दी सेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप लोगों के लिए नहीं है, समझे? क्योंकि इस बार 2024 में क्या हुआ, पैटर्न सिलेबस में क्या है, आप लोगों के कॉस्ट से कुछ चैप्टर हटाए गए हैं ना, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अभी आपके सिलेबस से हट गया है, समझे? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट कॉस्ट यूनिट मिला, और इसके बाद लिखा ना गिव 2 एग्जांपल,
और इसमें एक बी नंबर करके क्वेश्चन दिया है, ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन्स ए फ्लीट ऑफ 10 ट्रक्स, दिख रहा है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग बोलकर एक चैप्टर था पहले, वो अभी क्या हो गया आपके सेकेंड सेमेस्टर से हट गया, आगे के सेमेस्टर में मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ग्रुप बी में आओगे तो ग्रुप बी का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दिख रहा है। ये क्वेश्चन मटेरियल चैप्टर का है, इसको हम लोग स्टोर लेजर बोलते हैं, है ना। तो इसमें तो आप लोग माहिर हो, ये तो हो जाना चाहिए, तो बेटर है इसको आप लोग बनाइए। अभी मैं भी साथ साथ बना देता हूँ, देख लीजिएगा, किसी का अगर कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा, समझे। पहले देखो एक बार सम्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। द पार्टिकुलर्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड इशू ऑफ मटेरियल इन ए फैक्ट्री इन मार्च 2018 आर एज अंडर। इस तरह के सम्स में दिया क्या रहता है, स्टोर में कितना आया, कितना आपने इशू किया और कितना आपका बैलेंस बचा हुआ है, यही रहता है जनरली। हाँ, बीच में एक दो चीज और दे सकता है, ध्यान रखना। क्या बोलो, जैसे आप नॉर्मल लॉस हो गया, समझ रहे हैं, पहला चीज तो है लॉस हो गया, दूसरा एक दो आइटम दे देता है रिटर्न हो गया। तो उन सब चीजों को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, कई बार बताया है मैंने। अगर लॉस हुआ है तो वो इश्यूज वाले कॉलम में रहेगा, और अगर रिटर्न हुआ है तो केयरफुली पढ़ोगे कि रिटर्न आया है या मैंने रिटर्न भेजा है। अगर रिटर्न आया है तो रिसिप्ट वाले कॉलम में रहेगा, और रिटर्न मैंने भेजा है तो इशू वाले कॉलम में रहेगा, और लास्ट में जो हम लोगों का रिमार्क का कॉलम रहता है उसमें हम लोग प्रॉपरली मेंशन करेंगे। जैसे अगर लॉस हुआ है तो इशू में दिखाएं, लेकिन हम लोग रिमार्क में मेंशन करते हैं कि इतने का लॉस हुआ है। रिटर्न हुआ है तो रिटर्न आया है या गया है उसके हिसाब से रिसीप्ट या इशू में रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोग रिमार्क वाले कॉलम में मेंशन करेंगे कि हमने इतना का रिटर्न किया है या इतने का रिटर्न मेरे पास आया है, ठीक है। अब देखिए इंफॉर्मेशन में तो बस एक ही चीज रहेगी, ओपनिंग बैलेंस है, परचेज है, फिर इशू है, फिर परचेज इशू, जनरली यही रहता है। लास्ट में एक आइटम क्या दे दिया, शॉर्टेज दिया 20 kg। अच्छा, लास्ट टाइम देखिए कौन सा मेथड फॉलो करना है, क्योंकि इसमें तो 4 मेथड होते हैं ना। तो नीचे मेंशन किया प्रिपेयर स्टोर लेजर यूजिंग ए सुटेबल मेथड, मतलब वो मेथड का नाम मेंशन नहीं किया, आपको बोला है कि जो सुटेबल मेथड है उसके हिसाब से आप बनाइए। प्रिपेयर स्टोर लेजर यूजिंग ए सुटेबल मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू when the company keep its stock at current market price। समझ रहे हैं, मतलब ये जो मेंटेन करता है अपना स्टॉक वो मार्केट प्राइस के हिसाब से मेंटेन करता है। तो आपके जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि अगर करंट मार्केट प्राइस में मटेरियल मेंटेन किया जाता है तो इसके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड होता है फीफो मेथड, समझ रहे हैं। तो ये जो पूरा सम्स बनेगा वो किस मेथड से बनेगा, फीफो मेथड से, ठीक। तो अभी क्या करते हैं, एक बार फटाफट सम्स आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद फॉर्मेट बनाते हैं क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग भी होती है, और उसके बाद हम लोग फीफो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। स्टार्ट कीजिए। रेट अमाउंट। अच्छा, एक बात और है, ऊपर में हेडिंग जो हमने दिया ना स्टोर लेजर फीफो मेथड, वो तो बता दिया आपको कि करंट मार्केट प्राइस पे होता है तो फीफो मेथड ही फॉलो होता है, वो बेस्ट सुटेबल मेथड है जब मटेरियल करंट मार्केट प्राइस पे मेंटेन होता है तब, ठीक। ऊपर में हम लोग कुछ और भी हेडिंग लिखते थे, याद है किसी को? इधर हेडिंग में एक रहता था स्पेसिफिकेशन, है ना, और फिर एक बिन नंबर। इस पर एक थ्योरी का क्वेश्चन आपका बन रहा है, डिफरेंस बिटवीन स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पढ़ लीजिएगा। और इस साइड में भी हम लोग लिखते थे रीऑर्डरिंग लेवल, जब लिख रहे हैं तो पूरा ही लिख दें क्या, मैक्सिमम
लेवल एवरेज स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ओके, क्लियर है? क्या हुआ, मुस्कुरा रही हो? हाँ, कुछ हुआ है क्या? ऐसा होता है कभी कभी, बात करना शुरू कर देता है स्टूडेंट पीछे। देखिए बाद में मेंटेन कर लेना, इधर पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। और एक और बात होता है, जब कोई नया चीज ऐसा आता है ना, ये तो हमको आता है, तो उसमें हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। अब स्टोर ले जा रहा है ना, ये तो सस्ता चीज है, आता ही है, तो रिलैक्स हो गया। ऐसा नहीं है, देख लीजिए एग्जाम का समय, एक बार फोकस कर। आप लोग हमको थोड़ा बताइएगा भाई, क्योंकि बार बार ऐसे घूम घूम के देखने में दिक्कत होती है। डेट कौन सा दिया है? मेरे में दिया है March 1, 2018 का डेट है मेरे में, है ना? 2018 March 1। पहले ओपनिंग बैलेंस दिया था ना, तो मैं जाऊंगा बैलेंस में, और कितने का बैलेंस है? 100 यूनिट्स। रेट कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 500, और रिमार्क में हम लोग लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद परचेज है 3 तारीख को, पूरा बात बताइएगा। डेट है पहले 3, परचेज कितना यूनिट किया है? 200 kg क्वांटिटी में। रेट है 6 का, कितना हो जाएगा? 1200। परचेज हुआ है तो रिसिप्ट में आ गया। अब यहाँ हम लोग कैसे दिखाते थे? 100 पहले से था, 200 और आ गया, टोटल कितना हो गया? 300। ये था 5 के रेट का, और ये जो आया वो 6 के रेट का। ये 500 था, और अभी आया 1200 का अमाउंट। ऐड करके कितना हो गया? 1700। सिंपल है। रिसिप्ट हुआ है तो हम लोग ऐसे स्टेप वाइज ऐड करके दिखा देते हैं। फिर 8 को इश्यू किया 140 यूनिट, 8 को हम दिखा रहे हैं इश्यू, तो इश्यू के कॉलम में जाएंगे। इश्यू के कॉलम में 140, फीफो मेथड है ना, तो पहले 100 जाएगा ऊपर से, एक 100 जा रहा है, और 40 जाएगा नीचे वाला 40, टोटल कितना हो जाएगा? 1 गया। ऊपर वाले का रेट है 5 का, और नीचे का 6, तो ये 500, और 6 चौके 24, 240 है ना। ऐड करके कितना हो रहा है? 740। बैलेंस में देखिए 100 तो चला गया ऊपर वाला, 200 में से 40 चला गया, तो 200 में से 40 चला गया, कितना बचा क्वांटिटी? 160। 6 कैरेट का कितना होगा? 960। ठीक, सिंपल है कैलकुलेशन। 8 के बाद नेक्स्ट देखोगे 9 को परचेज किया है, तो परचेज हुआ है तो हम लोग किसमें दिखाएंगे? रिसीप्ट में 100 क्वांटिटी, रेट क्या है? 700 होगा। बैलेंस में आ जाओ। अच्छा, ये मैंने कहा था कि जब वहां से लिखोगे ना, तो एकदम क्लोज करके नहीं लिखोगे, गैप दे देकर लिखोगे, क्योंकि आगे क्या होता है, कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। बात समझे? तो गैप रखोगे तो मेंटेन सही होगा। बैलेंस में पहले से 160 था, अभी आ गया कितना क्वांटिटी? 100, टोटल कितना हो गया? 260। ये जो था ये 6 का था, और ये है 7 के रेट का। रेट को नहीं जोड़ते हैं, अलग अलग रखते हैं। बात समझे? रेट मिक्स होकर एवरेज होता है, एवरेज मेथड में। ये हमारा था कितने का? 960, और ये आया 700, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1660।
9 के बाद क्या हुआ देखो, 14 को इशू हुआ अभी, कितना क्वांटिटी, 200। तो 160 तो ऊपर से भेजेंगे और 40 देना पड़ जाएगा नीचे से, तब हो जाएगा अपना 200। ये जो है ये 6 का रेट है और ये 7 का रेट है। ये 960 का चला गया माल ऊपर वाला, और ये 7 इंटू 40 कर दो, 7 चौक 28, 280 ऐड करके कितना होगा, 9 11, 1240। ऊपर वाला तो पूरा चला गया, इस 100 में से 40 चला गया, तो बचा कितना क्वांटिटी, 100 में 40 चला गया, 60 बचा। 7 के रेट का 7 42, 420। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 14 के बाद 21 को परचेस किया है, 21 को आ जाएंगे हम लोग, कितना यूनिट, 250, 8 के रेट का कितना आएगा, 2000। इशू में हो गया डैश। अब बैलेंस में बताओ, 60 पहले से था, 250 और आ गया, कितना हो गया, 310। ऊपर है 7 का रेट और ये है 8 का रेट, 420 और 420 और दो लोग टाइम हो गया है जाएगा, 420 और 2000 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2420। ठीक। बीच में अगर कुछ रिटर्न वगैरह होता भाई रिमार्क में लिखा जाता, कुछ नहीं है, छोड़ देना है। अब 21 के बाद हम लोगों का 25 को इशू हुआ है, 25 को इशू हुआ है, कितना, 180 क्वांटिटी, 60 ऊपर से जाएगा, 120 लेंगे नीचे से, तो टोटल हो जाएगा कितना, 180। ये था हम लोगों का 7 का रेट, 420, 12 अट्ठे 96, 960, 1380। ऊपर का तो पूरा चला गया, 250 में 120 चला गया, तो बचेगा कितना, 130। 120 आने के बाद 8 का रेट है, कितना आएगा, 1040। ठीक। 25 के बाद एक और है, 30 तारीख को शॉर्टेज हो गया है, 30 का लास्ट है। शॉर्टेज कहाँ दिखाएंगे हम लोग, इशू में। सिंपल सा सोचो ना, हमारे पास 3 ही कॉलम है, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। तो जब भी माल बढ़ेगा स्टोर में, रिसिप्ट में जाएगा, चाहे जैसे भी हो। माल घटेगा, शॉर्टेज में जाएगा, ये इशू में जाएगा। अब शॉर्टेज हुआ तो भी इशू में दिखा रहे हैं, कहीं यार नॉर्मल लॉस दे दे, नॉर्मल लॉस दे दे, तो भी हम लोग क्या करेंगे, इशू में रिमार्क में खाली मेंशन कर देंगे कि ये इशू नहीं हुआ था, एक्चुअल में ये लॉस हुआ था या शॉर्टेज हुआ था। कितना क्वांटिटी का शॉर्टेज दिया है, 20। ठीक है। अब 20 क्वांटिटी का जो शॉर्टेज है वो मेंशन नहीं किया सम्स में कि वो शॉर्टेज किस दिन वाला है, देखा, सम्स में ये मेंशन नहीं किया है कि वो शॉर्टेज किस दिन वाला है, ये तो मेंशन नहीं किया। तो शॉर्टेज जो है ना, एकदम लास्ट में क्वांटिटी रहेगा ना, हम लोग सोचेंगे उसी में से शॉर्ट हुआ है। अब हमारे पास सबसे लास्ट में कितना क्वांटिटी बचा था, 130, क्या रेट का था, 8, तो हम सोचेंगे यही वाला क्वांटिटी मेरा शॉर्ट हुआ। हम लोग 20 दिखा देंगे, 8 रुपया के रेट से कितना हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाई करके। अब 130 में 20 चला गया तो बचा कितना, 110। 8 के रेट का कितना, 880। ठीक। ये मेरा बच गया यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस, बात समझे। अब रिमार्क में हम लोग लिख देंगे शॉर्टेज, दिख रहा है,
20 kg बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिख दे रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस 110, ठीक है। ओके, ये तो जो प्रोसेस है पूरा, अब इसमें वेटेड एवरेज दे दे, सिंपल एवरेज दे दे, हम लोग ये पूरा का पूरा हर मेथड को देख कर जाते हैं, बात समझे, क्योंकि एग्जाम में पिछली बार ये मेथड दिया था, अभी कोई दूसरा मेथड दे सकता है। अच्छा, इसके बाद देखो सर, अगर वहाँ पे दो अमाउंट दिया रहेगा तो शॉर्टेज रहेगा तो हमेशा नीचे वाले से लेंगे, तो वो हम लोग देख लेंगे सम्स में मेंशन क्या किया है। अगर कुछ मेंशन नहीं करता ना, तो जनरली हम लोग जो मेथड फॉलो करते हैं उस मेथड के सिस्टम से ही चूज करते हैं, क्या समझे। अलग अलग मेथड में तो मेरा इश्यूज अलग अलग तरीके से होता है ना, तो जो मेथड फॉलो हो रहा है हम लोग जनरली वही वाला मेथड ले लेते हैं, अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है सम्स में तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो और करके, जो मैं क्वेश्चन अभी बोल रहा था ये लिखने के समय, वही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया भी था, और करके थ्योरी का दिखा, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर। उसके नीचे आंसर भी है, चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो अपना स्टडी मटेरियल में से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ए नंबर में ये दिया है भाई, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर। उसके बाद एक बी नंबर क्वेश्चन भी है, और बी नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का है ईओक्यू वाले से रिलेटेड। तो ईओक्यू वाला भी एरिया बहुत डिफिकल्ट नहीं है, काफी किए हैं हम लोग प्रैक्टिस, तो आप लोग ये सम्स ट्राई कीजिएगा, समझे। एक बार ट्राई करो, अगर बना पाओ तो, नहीं बना पाओगे तो मैं अभी करवा दूंगा, समझे, कीजिए। देखिए, कुछ लोग कर लिए, अच्छी बात है, कुछ लोगों का लेट हो रहा है, मैं करवा देता हूँ अगर नहीं कर पा रहे हो तो। वैसे बहुत इजी कैलकुलेशन था, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज याद रखा है उनका बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 का और का बी है ना, लिख देते हैं हम 5 का और का बी। ए नंबर में तो हमारा थ्योरी दे दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है एक बार देख लो पढ़ के। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी। एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल दिया है 12,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹60 पर यूनिट। 60 पर यूनिट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट, सी, समझ रहे हैं, सुन लेना, अभी लिखना नहीं, हाँ साथ साथ लिखोगे अभी डाउट आ जाएगा। फिर लिखा है एवरी ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर भेजने का खर्च, ऑर्डरिंग कॉस्ट इसको हम लोग बोलते थे ओ, कितना दिया ₹2000। इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस आर 20% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, 20% दिया है हमारा स्टोरेज कॉस्ट। आगे मेंशन किया सेफ्टी स्टॉक इज 20 डेज कंजम्पशन। अच्छा, ये जो लाइन आ रहा है ना, हम आपको एक बार याद दिला दें, हम लोगों ने जो किया है प्रैक्टिस अपने मटेरियल से, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक पूरा ईओक्यू, टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन और डिस्काउंटिंग ऑफर, इसी तरीके का पूरा सम्स है 13 से लेकर 22 तक। और उसके बीच में ही आपको इस टाइप का सम्स देखने को मिल जाएगा, सेफ्टी स्टॉक, लीड टाइम, डेज कैलकुलेशन, समझ रहे हैं। जाकर जो पहले किए हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेफ्टी स्टॉक दिया 20 डेज कंजम्पशन एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट न्यू सप्लाई इज 15 डेज। ये जो दिया ना टाइम रिक्वायर्ड टू गेट न्यू सप्लाई 15 डेज, इसी को हम लोग बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम मीन्स टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग एन ऑर्डर, समझ रहे हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लीड टाइम। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड आउट ईओक्यू, ऑर्डरिंग लेवल, ऑर्डरिंग लेवल मतलब वही रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, 4 चीजें पूछी गई हैं।
तो निकालते हैं, पहले ईओक्यू से स्टार्ट करते हैं। ईओक्यू निकालने के लिए ए बी सी करके लिखा है, तो वही हम भी लिख देते हैं। ए नंबर में हम निकालेंगे ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं क्या लेता हूँ फॉर्मूला, 2AO डिवाइडेड बाई CS, है ना। रूट अंडर रहेगा वेयर ए का मतलब है हमारा एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन आप बोल सकते हो इसको, है ना। कितना दिया है 12,000 यूनिट्स, हाँ सही है 12,000 यूनिट्स। ओ का मतलब आपको बताया गया था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना दिया है 2,000 रुपए। सी का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट, शुरू में ही दिया था कितना 60 रुपए। और एस का मतलब है स्टोरेज एंड कैरी कॉस्ट एट द रेट एवरेज इन्वेंट्री पर एनम। परसेंटेज में होता है ये कितना परसेंट 20%। करें कैलकुलेशन, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, पुट करते हैं। 2 एनुअल डिमांड है 12,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 2,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई सी है 60 और एस है 20%। बोलिए ऊपर कितना है, मल्टीप्लाई करते हैं 4860 48 के बाद 60, 6 टाइम्स 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 ये है। और नीचे में आ रहा है 12, रूट रहेगा कितना आ रहा है डिवाइड करके 4 times 60 4 4 और 60 4, ठीक है। इसका रूट निकाले कितना आया 2,000 यूनिट्स आ गया हम लोगों का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या इंडिकेट करता है, हाउ मच टू बी ऑर्डर एट ए टाइम दैट द टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमाइज। मतलब हम लोग का एनुअल डिमांड है 12,000, लेकिन हम लोग 2-2 हजार करके ऑर्डर देके मंगवाएंगे, इसलिए हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ऑर्डर साइज भी बोलते हैं और इसको री ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। बी नंबर अब लेते हैं। बी नंबर में क्या पूछा है, री ऑर्डरिंग लेवल। बी नंबर हमारा पूछा है री ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल बोला ना, उसको री ऑर्डर लेवल भी बोलते हैं, ROL। अब इसका एक फॉर्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। खाली डेज नहीं जोड़ देना बाबू, डेज नहीं जोड़ना है खाली। जैसे सम्स में देखो सेफ्टी स्टॉक दिया कितना 20 दिन और लीड टाइम दिया था कितना 15 दिन। अभी पढ़ने के समय सम्स हम लोग देखे थे, ठीक है। तो 20 और 15 नहीं जोड़ना है, 20 दिन का कंजम्पशन निकालना है और 15 दिन का कंजम्पशन निकालना है, उसको जोड़ना है, समझ रहे हैं। सम्स में एक बार देखिए एकदम लास्ट में ब्रैकेट में एक और इंफॉर्मेशन दिया था, दिख रहा है क्या। Assume 1 year equal to 300 effective days and consumption per day is uniform। बोल रहा है एक साल में वो लोग मान रहे हैं कि 300 इफेक्टिव दिन होता है और हर दिन का जो कंजम्पशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम, समान। जिन लोगों को याद आ रहा होगा ये वाला टॉपिक, लोगों को एक बार और याद दिलाएं कि जब हम लोग ये करते थे तो हम लोग फॉर्मूला में कुछ ऐसे भी लेते थे, मिनिमम कंजम्पशन
या मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, एवरेज यूसेज लेते थे ना, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, याद आ रहा है? जैसे अगर मान लो सम्स में दिया है कि 3 to 5 रीऑर्डर पीरियड है, तो बोलते थे 3 मिनिमम पीरियड होगा, 5 मैक्सिमम पीरियड होगा, और दोनों का एवरेज कर दोगे तो 4 एवरेज पीरियड होगा। याद आ रहा है? वैसे यूसेज भी होता था, जैसे 300 to 500 दिया है यूसेज, तो बोला जाता था 300 मिनिमम यूसेज है, 500 मैक्सिमम यूसेज है, और बीच का 400 एवरेज यूसेज होगा। अलग अलग लिया जाता था। इसमें क्या बोला लास्ट टाइम में पता है कि हर दिन का कंजम्पशन सेम है, यूनिफॉर्म है, मतलब कुछ मिनिमम नहीं होगा, कुछ मैक्सिमम नहीं होगा, कुछ एवरेज नहीं होगा। जब हर दिन का सेम है, मान लो 100 यूनिट है हर दिन का, तो मिनिमम भी वही होगा, मैक्सिमम भी वही होगा, एवरेज भी वही होगा। बात समझ रहे हैं? और जो लाइन अभी मैंने कही उसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी? आप एक दिन का पहले यूसेज निकालो। कैसे निकलेगा? हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं, सेफ्टी स्टॉक कितना है 20 दिन ना, आप 20 दिन का यूसेज निकालो। समझ रहे हैं? वही यूनिटरी मेथड जो शुरू में अभी हम लोग किए थे। हम लोग का एनिमल डिमांड कितना दिया सम्स में? 12,000 डिवाइडेड बाय 300 डेज। ये जो एक साल का है वो 300 दिन का है, और आपका सेफ्टी स्टॉक कितना है 20 डेज। दिख रहा है? शुरू में भी अभी यही तरीका बताएं कि जितने का दिया है उससे डिवाइड कीजिए और जितने का चाहिए उससे मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 800 आ गया। और लीड टाइम ऐसे ही निकाल देते हैं, 12,000 यूनिट्स जो दिया है, ये दिख रहा है ना, ये 300 दिन का है, तो 15 दिन का कितना होगा? तो ये आ गया तुम्हारा भाई 800 दिन, 800 क्वांटिटी, और ये आ रहा है कितना 600। दोनों मिला के हो जाएगा कितना 1400 यूनिट्स। केजी दिया होगा तो केजी लिख देना, समझे? यूनिट्स दिया या केजी? यूनिट्स ही दिया, यूनिट्स ले लीजिए। पॉइंट नंबर सी में क्या पूछा है? मिनिमम लेवल, इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता था? रीऑर्डर लेवल माइनस, नॉर्मल भी लिख सकते हैं, एवरेज भी लिख सकते हैं, ठीक है? ब्रैकेट में लेते हैं नॉर्मल यूसेज, मतलब नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल अभी हम लोग निकाले ना 1400 यूनिट्स, दिख रहा है, माइनस नॉर्मल यूसेज कितना होगा? एक दिन का जो यूज होता था 12,000 यूनिट्स, या मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट हो जाएगा। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन, ठीक है? तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूसेज पर डे। यूसेज को हम लोग कंजम्पशन भी बोलते हैं, कंजम्पशन पर डे। एक दिन का कंजम्पशन कितना होगा? 12,000 यूनिट्स एक साल का है ना, और एक साल में वो कितना दिन बोला है? 300 डेज। तो एक दिन का कंजम्पशन निकाल लीजिए, कितना आएगा? 40 यूनिट्स आया। अब मैं यही बोल रहा था कि हम लोग इसमें नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमम कुछ नहीं देखेंगे, जो भी लेना होगा, नॉर्मल लेना होगा तो भी 40 लिया जाएगा, मिनिमम लेना होगा तो भी 40 लिया जाएगा, मैक्सिमम लेना होगा तो भी 40 लिया जाएगा, क्योंकि सम्स में मेंशन कर दिया है कि उसका जो कंजम्पशन है वो यूनिफॉर्म है, सेम रहता है। बात समझे? तो अभी जो यहाँ पर हम नॉर्मल यूसेज लेंगे, और नॉर्मल यूसेज हम लोग कितना ले लेंगे 40, और इनटू कर देंगे
नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, सम्स में देखो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना दिया आपका लीड टाइम, 15 दिन। 1400 माइनस ये कितना आ रहा है, 600 इक्वल टू 800 यूनिट्स आया। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आ रहा है इतना, ठीक है। और लास्ट हम लोगों से एक पूछा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, डी नंबर पॉइंट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला हम लोग का क्या है, रीऑर्डरिंग लेवल, आप लोग पूरा लिखेगा एग्जाम में, ROL नहीं लिख देना, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जो POQ निकला है, माइनस होता है मिनिमम कंजम्पशन या मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। ROL कितना निकला था, 1400 यूनिट्स, प्लस ROQ कितना निकला है, 2000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन 40 और मिनिमम टाइम 15 दिन, है ना। 3400 माइनस 600 कितना आ रहा है, 2800 यूनिट्स आ रहा है क्या, देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि दूसरे क्लास वाले भी आ गए, हल्ला मचा रहे हैं वो लोग आके, पहले से हम लोग को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग फटाफट इसको करके, और आगे का जो क्वेश्चन बचा होगा 2-3 ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं बता दूंगा।